Hello and welcome to our channel Self Study. Today we will continue with a new chapter of class 8 physics, that is chapter number 4, energy. So in this chapter you will learn about work in proper unit, kinetic energy, potential energy, gravitational potential energy and so on. So one by one we will discuss the topic. So let's get started. First topic is work. In everyday life all of us do some works. So day-to-day lives, all of us we do some works. We do works when we play. So we do works when we play, when we go to schools, when we go upstairs, when we pedal a bicycles. All these are works. When we lift a load and so on. All these are we do some works. In common language we use the word work मच कैजुअल. सो इन कॉमन लैंग्वेज में हम लोग वर्ड वर्क को बहुत कैजुअली तरीके से यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल इफ़ यू पुश ए वॉल, फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग एक वॉल को पुश कर रहे हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि हम लोग वर्क कर रहे हैं. व्हाइल रीडिंग अ बुक वी से दैट वी आर वर्किंग. सो जब हम लोग, और दूसरा क्या है, जब हम लोग बुक को पढ़ते हैं तो हम लोग कहते हैं कि हम लोग वर्क कर रहे हैं. बट एक्चुअली नो वर्क इज़ डन इन दिस एक्टिविटीज़. सो एक्चुअली में क्या होता है कि वॉल को पुश करना, बुक को रीड करना, इस सब में कोई वर्क नहीं होता है. इन फिजिक्स द वर्ड वर्क हैज़ ए स्पेशल मीनिंग. सो इन फिजिक्स में वर्ड वर्क जो है उसका एक स्पेशल मीनिंग होता है. वर्क इज सेड टू बी डन ओनली व्हेन ए बॉडी चेंज इट्स पोजिशंस और मूव ऑन वन अप्लाइंग ए फोर्स ऑन इट्स. सो फिजिक्स के अकॉर्डिंग्स वर्क तब माना जाएगा जब बॉडी अपना पोजिशन चेंज करेगा और मूव करेगा, जब हम लोग फोर्स को अप्लाई करेंगे. No work is said to be done if there is no motions produced in the body even when a force acts on it. So जब अगर कोई बॉडी मूव नहीं कर रहा, मोशंस में नहीं है, और फिर भी अगर हम लोग उस पर फोर्स लगा रहे हैं तो अकॉर्डिंग फिजिक्स के अकॉर्डिंग उसमें वर्क नहीं कहलाता है. Thus work is said to be done if the force applied on a body moves it. So वर्क तब कहलाएगा जब हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और वो बॉडी मूव कर रहा है. If no motions take place, no work is done to be said to be done. अगर कोई भी मोशंस टेक प्लेस नहीं कर रहा है तब हम लोग कहेंगे कि वहाँ पे कोई भी वर्क डन नहीं हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल ए साइकिलिस्ट पैडलिंग्स ए साइकिल डज वर्क्स, ए हॉर्स पुलिंग ए कार्ट डज वर्क्स. फॉर एग्जाम्पल एक साइकिल जो साइकिलिस्ट होता है, जो साइकिल चला रहा है वो भी एक वर्क कर रहा है. हॉर्स पुलिंग ए कार्ट, हॉर्स कार्ट को पुल कर रहा है, वो भी वर्क कर रहा है. एंड इंजिन पुलिंग ए ट्रेन से डज वर्क, एक इंजिन जब ट्रेन को पुलिंग कर रहा है वो भी वर्क कर रहा है. ए कूली लिफ्टिंग ए बॉक्स डज वर्क, जब एक कूली बॉक्स को उठा रहा है तो वो वर्क कर रहा है. ए बॉय गोइंग अपस्टेयर डज वर्क, जब एक बॉय सीढ़ी पर चढ़ता है तो अभी वो वर्क कर रहा है. ए बॉय लिफ्टिंग ए बुक डज वर्क, अगर एक बॉय किताब उठा रहा है तो भी वो वर्क कर रहा है. व्हेन ए क्रैनी पिक्स अप ए कार्स involved in an accident and take it to the workshops we say that work is done. जब एक क्रैनी कार को पिक करता है, अगर कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो वो पिक करके वर्कशॉप तक लेके जाता है, तो हम लोग कहते हैं कि वहाँ पे भी वर्क डन हो रहा है. इन स्कूल प्लेग्राउंड while playing footballs, when a boy hit the ball and run toward the goal we say that work is done. So इन स्कूल प्लेग्राउंड में जब कोई प्लेयर फुटबॉल खेल रहा है, जब कोई बॉय फुटबॉल खेल रहा है और वो बॉल को हिट करता है और रन करता है टुवर्ड गोल के तरफ, तब हम लोग कहते हैं कि वहाँ पे वर्क डन हो रहा है. ए बॉय क्लाइंब अप स्टेयर डज वर्क्स, अगर एक लड़का क्लाइंब पर स्टेयर पर चढ़ रहा है तो भी वहाँ पे वर्क डन हो रहा है. वर्क इज़ ऑल्सो डन बाय फोर्स इफ़ द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी चेंज इट्स साइज और शेप. सो वर्क डन वहाँ पे भी हो रहा है जब हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और उस बॉडी का शेप और साइज चेंज हो रहा है, तो वहाँ पे भी वर्क डन हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल if a boy squeezes a toothpaste tube or gum tube or a bubble or a rubber balls, he does works in changing the shape of the tubes or balls. For example जैसे कि एक बॉय स्क्वीज कर रहा है टूथपेस्ट ट्यूब्स या फिर गम ट्यूब को या फिर रबर बॉल को, तो उसका शेप चेंज हो रहा है, तो वहाँ पे वो क्या कर रहा है, वर्क डन कर रहा है. Similarly, a boy does works in stretching a rubber strings in which size of the string increase. Similarly अगर एक बॉय स्ट्रेच कर रहा है रबर स्ट्रिंग को तो उसका साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो रहा है, तो वहाँ पर भी क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है. ए पर्सन डज नो वर्क इफ देयर इज नो चेंज इन पोजिशंस और नो मोशंस इवन आफ्टर अप्लाइंग ऑफ फोर्स. सो एक पर्सन अगर
फोर्स अप्लाई कर रहा है उसके बावजूद भी मोशंस या पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है तो वहाँ पे कोई वर्क नहीं हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल ए बॉय पुशिंग ए कार और ए हैवी स्टोन डज नो वर्क्स इफ द कार और स्टोन डज नॉट मूव ऑल्सो ही मे गेट टायर्ड. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई लड़का कार को पुश कर रहा है या फिर हैवी स्टोन को पुश कर रहा है लेकिन वो स्टोन या फिर कार वहाँ से मूव नहीं हो रहा है तो वो जितना भी फोर्स लगा ले वहाँ पे वो वर्क डन नहीं कर रहा है. A person's pushing against a wall also does no work since he does not able to move the walls. So अगर एक पर्सन्स वॉल को पुश कर रहा है अपना फोर्स लगा के लेकिन वॉल मूव नहीं हो रहा है तो वहाँ पे कोई वर्क डन नहीं हो रहा है. सिमिलरली एक कूली डज नो वर्क्स वाइल स्टैंडिंग विथ ए हैवी बॉक्स ऑन हिज हेड. सिमिलरली अगर एक कूली खड़ा है बॉक्स के साथ, बॉक्स है उसके सर पर और वो खड़ा है तो वहाँ पे भी कोई वर्क डन नहीं हो रहा है क्योंकि वो मोशंस में नहीं है. ऑल्सो ही मे गेट टायर्ड, जबकि वो टायर्ड हो जाए तब भी वहाँ पे वो कोई वर्क डन नहीं कर रहा है. बट द कूली डज वर्क्स व्हेन द राइजेज द हैवी बॉक्स ऑन द हेड. लेकिन कूली वहाँ पे वर्क करेगा जब वो उस बॉक्स को अपना सर पर उठा रहा है, हैवी बॉक्स को अपना सर तक उठा रहा है तब वो वहाँ पे वर्क कर रहा है. लेकिन अगर वो खड़ा है तब वो कोई वर्क नहीं कर रहा है. थर्स फॉलोइंग टू कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल्ड फॉर वर्क टू बी डन. सो दो कंडीशंस फुलफिल होना चाहिए वर्क टू बी डन के लिए. फॉर जैसे कि फर्स्ट कंडीशन है फोर्स मस्ट एक्ट ऑन अ बॉडी, उस बॉडी पर फोर्स एक्ट होना बहुत कंपलसरी है. सेकेंड वन इज द फोर्स मस्ट प्रोड्यूस चेंज इट्स पोजिशन. जो फोर्स हम लोग अप्लाई किए हैं वो उस पोजीशंस को चेंज करे या फिर मोशंस ऑफ द बॉडी या फिर बॉडी पर कुछ मोशंस लाए या फिर उसका साइज और शेप्स ऑफ द बॉडी को चेंज करे तभी वहाँ पे फोर्स अप्लाई, तभी वहाँ पे वर्क डन होगा. फैक्टर अफेक्टिंग द अमाउंट ऑफ वर्क डन. क्या क्या फैक्टर है जो कि अमाउंट ऑफ वर्क डन पर अफेक्ट करता है. एक्सपेरिमेंटली इट इज़ फाउंड दैट द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय फोर्स डिपेंड ऑन द फॉलोइंग टू फैक्टर्स. सो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि फोर्स डिपेंड ऑन द फॉलोइंग टू फैक्टर्स में डिपेंड करते हैं. फर्स्ट वन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइड, एंड सेकेंड वन इज कितना डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी इन द डायरेक्शंस ऑफ फोर्स. किस डिस्टेंस पर वो बॉडी मूव कर रहा है इन द डायरेक्शंस ऑफ फोर्स के. सो फर्स्ट पॉइंट इज डिपेंडेंस ऑफ द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी. सो किस पर डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन पर डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स पर डिपेंड करता है. वर्क डन इज़ मोर इफ़ द फोर्स अप्लाइड टू मूव द बॉडी इज़ मोर. सो वर्क डन ज़्यादा होगा अगर फोर्स हम लोग ज़्यादा अप्लाई करेंगे. सो मोर वर्क इज़ डन बाय अस इफ़ वी लिफ्ट ए बकेट फुल ऑफ वाटर फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर टू द फर्स्ट फ्लोर देन इफ़ वी लिफ्ट ए एम्प्टी बकेट टू द सेम हाइट. सो मोर वर्क इज़ डन, ज़्यादा वर्क वहाँ पे होगा जब हम लोग फुल बकेट को ग्राउंड फ्लोर से उठाएंगे, उसके उठाने पर ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगा, ज़्यादा वर्क करेंगे एज़ कंपेरिजन टू फर्स्ट फ्लोर से हम लोग जब सेम बकेट को वहाँ उठाएंगे तो वहाँ पे कम फोर्स और कम वर्क डन होगा. सेम एग्जांपल अगर हम लोग एम्प्टी बकेट को सेम हाइट से उठाएंगे तो वहाँ पे कम वर्क डन होगा. द रीजन इज दैट वी हैव टू अप्लाई ए ग्रेट फोर्स टू लिफ्ट द बकेट फुल ऑफ वाटर दैन टू लिफ्ट द एम्प्टी बकेट. सो रीजन्स यहाँ पे ये है कि वी हैव टू अप्लाई, हम लोग ग्रेट फोर्स अप्लाई करते हैं फुल ऑफ बकेट को उठाने के लिए एज़ कम्पेयर टू एम्प्टी बकेट. सो वहाँ पे हम लोग ज़्यादा वर्क डन कर रहे हैं. सेकेंड वन इज डिपेंडेंस ऑफ द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन द डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी इन द डायरेक्शंस ऑफ फोर्स. सो अमाउंट्स ऑफ वर्क डिपेंड करता है डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी, कितना डिस्टेंस हम लोग मूव किए हैं उस बॉडी के अकॉर्डिंग से. सो वर्क डन इज मोर इफ़ द डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी इन द डायरेक्शंस ऑफ फोर्स इज मूव्ड. सो वर्क डन वहाँ पे ज़्यादा होगा जहाँ पे डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी इन द डायरेक्शंस ऑफ फोर्स इज मोर. जब डिस्टेंस मूव्ड होगा उस बॉडी के अकॉर्डिंग, डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग ज़्यादा होगा, फोर्स इज मोर, तो वहाँ पे वर्क डन भी ज़्यादा होगा. फॉर एग्जाम्पल मोर वर्क इज डन बाय अस इफ़ यू लिफ्ट अ बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर टू द सेकेंड फ्लोर देन इफ़ यू लिफ्ट द सेम बकेट फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर टू द फर्स्ट फ्लोर. सो इन दिस कंडीशंस अगर हम लोग सेकेंड फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पर कोई बकेट उठाएंगे तो वहाँ पे ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगा एज़ कंपेरिजन टू ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर के कंपेरिजन्स में. डेफिनेशंस ऑफ वर्क. सो वी डिफाइन द वर्क डन एज फॉलोइंग. द वर्क डन बाय फोर्स ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स. सो वर्क डन होता है प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स अप्लाइड एंड द डिस्टेंस मूव बाय द फोर्स, ये दोनों का प्रोडक्ट होता है. सो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड इंटू डिस्टेंस मूव इन द डायरेक्शंस ऑफ फोर्स, दोनों का इंटू करने पर, प्रोडक्ट करने पर वर्क डन होता है.
In the figure 4.7, let a force F be applied on a body which move it from the positions A to positions B. Let a force, हम लोग F फोर्स अप्लाई कर रहे हैं बॉडी A से बॉडी B तक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जो कि बाय द डिस्टेंस D, और वहाँ का डिस्टेंस क्या है D, इन द डायरेक्शंस ऑफ द फोर्स. देन द वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द बॉडी, जो वर्क डन क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस. ऑब्वियसली इफ ए फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी एंड द बॉडी डज नॉट मूव, नो वर्क इज डन. सो ऑब्वियसली अगर फोर्स हम लोग एक्ट कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और उस बॉडी का पोजीशन या फिर सेफ साइज चेंज नहीं हुआ, तो वहाँ पे कोई भी वर्क डन नहीं होता है. नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिट ऑफ वर्क. सो वी हैव रीड दैट ऐसा यूनिट्स ऑफ फोर्स इज न्यूटन. सो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि न्यूटन का ऐसा यूनिट्स क्या होता है, फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन्स, एंड दैट इज डिस्टेंस का होता है मीटर. सो ऐसा यूनिट्स ऑफ वर्क क्या हो गया, न्यूटन इंटू मीटर या फिर एन एम्स और जूल्स सिंबल जे. द यूनिट जूल हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट जेम्स पास्कल जूल के नाम से रखा गया है. डेफिनेशंस ऑफ जूल्स है, जूल का डेफिनेशन है 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर्स है. सो 1 न्यूटन इंटू मीटर्स इज कॉल्ड 1 जूल्स. Thus, 1 joules of work is said to be done if 1 Newton's force when acting on a body move it by 1 meters in the directions of force. So, 1 joule of work तब कहा जाएगा जब 1 Newton of force अप्लाई होगा and 1 meter of direction on, उसके बाद बॉडी मूव करेगा 1 मीटर इन द डायरेक्शंस ऑफ फोर्स पर मूव करेगा, वहाँ पे हम लोग 1 जूल ऑफ वर्क सेड टू बी डन. ए बिगर यूनिट ऑफ वर्क इज किलो जूल्स. सो वर्क का बिगर यूनिट हो गया तुम्हारा किलो जूल्स, सिंबल केजे, एंड मेगा जूल्स हो गया तुम्हारा mj. 1 किलो जूल्स इज इक्वल टू 1000 जूल्स एंड 1 मेगा जूल इज इक्वल टू 10⁻⁶ जूल्स. Second point is, if we measure the force in kgfs and the distance in meters, the unit of work is kgfs into meters. So 1 kgfs is equal to 9.8 newtons. It is very important. And 1 kgfs into meter is equal to 9.8 newtons into meters. So 9.8 joules. Assuming that the force of gravity on the mass of 1 kg is equal to 9.8. सो इतना हम लोग एज्यूम करते हैं कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है ऑन द मास, उसका क्या होता है 1 kg का 9.8 न्यूटन्स होता है. सो इन चैप्टर 3 यू हैव लर्न दैट द यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स इज़ न्यूटन इंटू मीटर. सो चैप्टर 3 में हम लोग ऑलरेडी देखे थे कि मोमेंट ऑफ फोर्स जो होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन इंटू मीटर, जिसका सिंबल होता है NM. बट इट इज़ नॉट रिटन एज जूल, लेकिन हम लोग उसको जूल पे नहीं लिखते हैं. ओनली द वर्क एंड एनर्जी, सिर्फ हम लोग वर्क और एनर्जी को ही जूल से लिखते हैं. द प्रोडक्ट न्यूटन इंटू मीटर इज रिटन एज जूल. सिर्फ हम लोग वर्क और एनर्जी को ही हम लोग जूल से लिखते हैं. दिस इज अ डिस्टिंग्विश मोमेंट ऑफ फोर्स फ्रॉम वर्क एंड एनर्जी. सो नेक्स्ट टॉपिक इज एनर्जी. When work is done on a body, its energy increase. जब किसी बॉडी पर वर्क डन हो रहा है तब उसका एनर्जी इंक्रीज होता है. इन अदर वर्ड्स, द वर्क डन ऑन द बॉडी इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी. और दूसरे वर्ड्स में अगर कहा जाए तो जो वर्क डन होता है वो ऑलरेडी स्टोर होता है उस बॉडी पर इन ए फॉर्म ऑफ एनर्जी के फॉर्म में. बट इफ़ वर्क इज़ डन बाय द बॉडी, लेकिन अगर वर्क बॉडी के द्वारा किया जा रहा है, इट्स एनर्जी डिक्रीज, तो उसका एनर्जी डिक्रीज होता है. इन अदर वर्ड, एनर्जी इज स्पेंड व्हेन अ बॉडी डज वर्क. सो अनदर वर्ड्स में कहा जाए तो एनर्जी स्पेंड होता है जब कोई बॉडी वर्क करता है. फॉर एग्जाम्पल, ए बॉय वाइल प्लेइंग फुटबॉल रन्स ऑल ओवर द फील्ड एंड ही स्पेंड्स एनर्जी इन डूइंग वर्क. सो जैसे कि एक बॉय अगर वो फुटबॉल प्ले कर रहा है तो वो पूरा फील्ड में दौड़ रहा है, तो उस केस में वो अपना एनर्जी स्पेंड कर रहा है. ही विल कंटिन्यू टू प्ले फुटबॉल टिल ही पोजेस एनर्जी. वो तब तक वो फुटबॉल प्ले करेगा जब तक उसके अंदर एनर्जी है. थर्स वी कैन डिफाइन एनर्जी एज फॉलोइंग. तो हम लोग एनर्जी को ऐसा डिफाइन करते हैं कि एनर्जी इज़ द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क. So relationship between work and energy. It is experienced that more you run on bicycles or more you run all round the playground, more you feel tired. So ये already experienced किया गया है कि जितना ज़्यादा तुम बाईसाइकिल से रन करोगे या फिर जितना ज़्यादा दौड़ोगे ग्राउंड पर उतना ज़्यादा तुम टायर्ड फील करोगे. The reasons is that a lots of energy spent in doing work by you. तो रीज़न यही है कि जब हम लोग कोई भी वर्क करते हैं उस टाइम हम अपना एनर्जी लॉस्ट करते हैं.
Thus, to do more amounts of work, we need to spend more energy. So अगर हमें ज़्यादा काम करना है तो हमें ज़्यादा एनर्जी स्पेंड करना पड़ेगा. Hence we can say that there is a डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वर्क एंड एनर्जी. तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एक डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन होता है वर्क एंड एनर्जी का. सिमिलरली द वर्क डन ऑन अ बॉडी इज चेंजिंग इट्स स्टेट इज said to be the energy possessed by the body. Similarly जैसे कि वर्क डन होता है किसी बॉडी पर, वो अपना स्टेट चेंज करता है बाय चेंजिंग बाय टू बी एनर्जी पोसेस्ड बाय द बॉडी, जो एनर्जी उस वो बॉडी पोजेस कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल इफ़ अ बॉडी इज़ मूव फ्रॉम द ग्राउंड टू द हाइट, जैसे कि एक बॉडी है जो मूव कर रहा है ग्राउंड से हाइट की ओर. सो वर्क इज़ डन ऑन द बॉडी अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. तो उस केस में वर्क जो डन हो रहा है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट हो रहा है. एंड द बॉडी एट द हाइट इज सेड टू पोजेस एनर्जी. और जो बॉडी है उस हाइट तक जो पहुंचा है उसको हम लोग कहते हैं उसमें एनर्जी पोजेस किया है. सिमिलरली इफ ए बॉडी इनिशियली एट रेस्ट इज मेड टू मूव, वर्क इज डन ऑन द बॉडी एंड द बॉडी मोशंस इज सेड टू पोजेस एनर्जी इक्वल टू द वर्क डन ऑन द बॉडी. सो अगर कोई बॉडी रेस्ट में है और उसको मूव करा के उसको मोशंस में लाए तो उसमें भी वर्क डन हो रहा है. यूनिट ऑफ एनर्जी. एनर्जी इज मेजर इन द सेम यूनिट एज वर्क. सो एनर्जी को सेम यूनिट में मेजर करते हैं जैसे कि हम लोग वर्क को मेजर करते हैं. देयरफॉर ऐसा यूनिट्स ऑफ एनर्जी इज जूल. इसीलिए ऐसा यूनिट जो होता है एनर्जी का वो होता है जूल. ए बॉडी इज सेड टू पोजेस एन एनर्जी ऑफ 1 जूल्स इफ इट कैन डू 1 जूल्स वर्क और इफ 1 जूल वर्क इज डन ऑन इट. तो एक बॉडी पोजेस करता है एनर्जी तब जब 1 जूल ऑफ वर्क उस पर काम कर रहा है या फिर 1 जूल ऑफ वर्क उसमें किया जा रहा है. इफ़ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन इट. Mechanical energy. The energy possessed by a body due to its states of rest or motions is called mechanical energy. जब कोई बॉडी रेस्ट या फिर मोशंस ऑफ द बॉडी पर एनर्जी पोजेस कर रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी. और मैकेनिकल एनर्जी 2 फॉर्म में होता है. फर्स्ट वन इज़ पोटेंशियल एनर्जी एंड सेकंड वन इज़ काइनेटिक एनर्जी. द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज़ द सम ऑफ इट्स पोटेंशियल्स एंड द काइनेटिक एनर्जी. जो टोटल सम होता है मैकेनिकल एनर्जी का वो होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी. ए कार इज़ मूविंग एन एरो ऑन ए स्ट्रेट बो, moving arms of a clocks, a rock on a high hill, a swinging pendulums etc. ये सारा क्या है एक मैकेनिकल एनर्जी का एग्जाम्पल है. नेक्स्ट टॉपिक इज पोटेंशियल एनर्जी जो कि मैकेनिकल एनर्जी का फर्स्ट फॉर्म है. पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल्स इज अ लैटिन वर्ड विच मीन्स टू बी एबल्स. पोटेंशियल्स का मतलब ही होता है टू बी एबल्स. द एनर्जी पोसेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स स्टेट्स ऑफ रेस्ट और पोजिशंस इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी. सो एनर्जी जो पोजेस करता है ड्यू टू इट्स स्टेट्स ऑफ रेस्ट के पोजिशंस पे उसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी. दिस इज द एनर्जी स्टोर इन द बॉडी व्हेन वर्क हैज़ बीन डन बाय ए फोर्स इन ब्रिंगिंग द बॉडी टू दैट स्टेट ऑफ रेस्ट और पोजिशंस. सो ये एनर्जी ऑलरेडी बॉडी पर स्टोर होता है व्हेन वर्क हैज़ बीन डन. जब कोई वर्क करना होता है बाय फोर्स इन ब्रिंगिंग द बॉडी टू द रेस्ट तो वो क्या करता है बॉडी को रेस्ट पोजीशंस पे ला देता है. द वर्क डन ऑन द बॉडी हैज़ बीन स्टोर इन अ फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. जो वर्क डन होता है वो ऑलरेडी स्टोर होता है उस बॉडी पर इन अ फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में. फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेच बो हैज़ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन इट्स विच इज़ इक्वल टू द अमाउंट्स ऑफ वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द बो. सो जैसे कि एग्जाम्पल है जो स्ट्रेचिंग बो होता है उसमें ऑलरेडी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है और वो इक्वल होता है अमाउंट ऑफ वर्क डन के. व्हेन ए स्प्रिंग इज़ कंप्रेस्ड. जब कोई स्प्रिंग को हम लोग कंप्रेस करते हैं तो द वर्क डन इज कंप्रेसिंग द स्प्रिंग इज स्टोर इन द स्प्रिंग इन ए फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड द कंप्रेस स्प्रिंग इज सेड टू पोजेस पोटेंशियल एनर्जी. सो उसमें जो एनर्जी स्टोर हुआ है कंप्रेसिंग करने के बाद जो उसमें एनर्जी स्टोर हुआ है वो होता है उसमें पोटेंशियल एनर्जी. द एनर्जी ऑफ द स्ट्रेच बो और कंप्रेस्ड स्प्रिंग्स इज ऑल्सो कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. और जो एनर्जी होता है स्ट्रेच बो या फिर कंप्रेस्ड स्प्रिंग पर उसको हम लोग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं. सिमिलरली व्हेन ए बॉडी इज टेकन फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू द हाइट वर्क हैज़ टू बी डन ऑन द बॉडी अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. सिमिलरली अगर कोई बॉडी
अर्थ सरफेस से किसी हाइट तक लेके जा रहा है तो उसमें भी वर्क डन हो रहा है फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट। दिस वर्क डन इज स्टोर इन अ बॉडी इन ए फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और वो वर्क डन इन ए फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म पर हो रहा है। दिस एनर्जी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और उस एनर्जी को हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। थर्स द वाटर स्टोर इज इन ए डैम्स हैज़ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो वाटर स्टोर होता है उस डैम पर उसको हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ए रॉक lying on the top of a hill, high hill has a potential energy, जो रॉक होता है हाई हिल पर रखा होता है उसमें भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है। इन फिगर 4.11a it is given in figure 4.11a a boy does work in bending the branch of a tree। a boy ब्रांच ऑफ ए ट्री को बेंडिंग करने का कोशिश कर रहा है। दिस वर्क इज ए स्टोर इन अ ब्रांच ऑफ ए ट्री इन ए फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जो वर्क होता है वो ऑलरेडी स्टोर होता है ब्रांच ऑफ ए ट्री पर इन ए फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म पर स्टोर होता है। व्हेन द बॉय लीव द ब्रांच, जब वो बॉय, सेकेंड केस में क्या होता है, जब वो लड़का उस ब्रांच को छोड़ रहा होता है, लीव कर रहा होता है, इट गोज़ बैक, वो ऑलरेडी उस पोजिशंस पर चल जाता है। द वर्क नीडेड फ्रॉम द रिटर्न ऑफ ब्रांच of tree is now obtained from the potential energy stored in the branch when it was bent by the boy। so उसका जो वर्क डन होता है वो ऑलरेडी रिटर्न हो जाता है वो ब्रांच ऑफ द ट्री पर, इज़ नाउ ऑब्टेन, और वो ऑब्टेंड होता है पोटेंशियल एनर्जी के वजह से जो कि ऑलरेडी स्टोर होता है ब्रांच ऑफ द ट्री पर। नेक्स्ट टॉपिक इज सम अदर एग्जांपल्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। कुछ और एग्जांपल होते हैं पोटेंशियल एनर्जी का, जैसे कि A wound up watch springs has potential energy because of wound up state of its coils। जो एक wound up watch होता है उसमें भी एक potential energy स्टोर होता है। A spring unwinds itself, it does work to move the arms of the watch। जो spring होता है वो ऑलरेडी unwinds होता है itself और वो वर्क करता है टू मूव द आर्म्स, ताकि वो आर्म्स को मूव कर सके। एक कंप्रेस स्प्रिंग्स हैज़ पोटेंशियल एनर्जी, एक कंप्रेस स्प्रिंग्स होता है उसमें भी पोटेंशियल एनर्जी होता है क्योंकि उसमें बिकॉज ऑफ इट्स कंप्रेस स्टेट, क्योंकि उसका कंप्रेस स्टेट के वजह से उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है। इफ़ ए बॉल इज़ प्लेस्ड ऑन ए कंप्रेस्ड स्प्रिंग, अगर कोई बॉल कंप्रेस स्प्रिंग पर प्रेस किया जाए एंड द स्प्रिंग इज़ रिलीज, उसके बाद उस स्प्रिंग को छोड़ दिया जाए तब द बॉल फ्लाइज अवे, तो उसमें क्या होगा कि वो जो बॉल होगा वो ऊपर की ओर उड़ने लगेगा। थर्स द स्प्रिंग डज वर्क ऑन द बॉल टू मेक इट मूव, थर्स जो स्प्रिंग होता है वो काम करता है वो बॉल को मूव करने पर। एक्चुअली व्हेन ए स्प्रिंग इज़ कंप्रेस्ड, एक्चुअली इस केस में क्या होता है कि जब कोई स्प्रिंग कंप्रेस होता है या फिर ऊंट को कंप्रेस किया जाता है तो सम वर्क इज़ डन ऑन द स्प्रिंग, तो उसमें कुछ वर्क किया जाता है। इज स्टोर इन ए फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जो कि ऑलरेडी स्टोर होता है इन ए फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म पर। थर्ड केस में क्या होता है, ए स्ट्रेच रबर बैंड हैज़ पोटेंशियल एनर्जी, जो स्ट्रेच रबर बैंड होता है उसमें भी पोटेंशियल एनर्जी होता है। इट डज वर्क इन रीस्टोरिंग इटसेल्फ टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, और वो वर्क करता है रीस्टोरिंग इटसेल्फ, ताकि वो खुद को रीस्टोर कर सके अपने ओरिजिनल स्टेट पर आने के लिए। ए पेबल प्लेस्ड ऑन ए स्ट्रेच रबर कैटapult is throw away when it is released to restore its original state। so जो एक पेबल होता है वो प्लेस्ड किया जाता है रबर कैटapult पर, और उसको जब थ्रो करते हैं तो वो फिर से वो अपना ओरिजिनल स्टेट पर पहुंच जाता है। इन स्ट्रेचिंग ए रबर बैंड वर्क इज डन, जब हम लोग रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं तो उस केस में वर्क डन होता है। दिस वर्क इज स्टोर इन द रबर बैंड इन ए फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और वही वर्क स्टोर होता है रबर बैंड पर इन ए फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म पर। दिस पोटेंशियल एनर्जी डज वर्क्स इन मूविंग द पेबल्स, और वही पोटेंशियल एनर्जी पेबल को मूव करने पर मदद करता है। ए स्टोन प्लेस एट ए हाइट हैज़ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन इट, जो स्टोन होता है जो हाइट पर रखा होता है उस पर भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है। द स्टोन हैज़ दिस एनर्जी बिकॉज ऑफ इट्स पोजिशन एट ए हाइट, और उस स्टोन पर ये वो पोटेंशियल एनर्जी इसलिए है क्योंकि वो हाइट पर रखा गया है। The stones is dropped on the nails fixed on a piece of wood, अगर वो स्टोन को उस नेल पर ड्रॉप किया जाए जो कि नेल वुड के नेल ऑफ वुड पर रखा गया है, इट ड्राइव द नेल इनटू द वुड, तो वो क्या करेगा उस नेल को वुड के अंदर ड्राइव कर देगा, जो कि ऑलरेडी दिखाया गया है ड्यू टू इट्स पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है।
Fifth example, a falling stones when reaches a pan attached to one end of a pulley lifts up a weight at its other ends because of its potential energy. So falling stone जो होता है, जब हम लोग उसको पैन के थ्रू अटैच करते हैं एक एंड पर, तो उसमें क्या होता है कि वो दूसरा एंड को पुश कर लेता है, पुली कर लेता है, क्योंकि उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है. सिक्स्थ है, वाटर एट हाइट हैज़ पोटेंशियल एनर्जी स्टोरेज. जो वाटर होता है, जो हाइट पे रखा जाता है, उसमें ऑलरेडी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है. थस फॉलिंग वाटर फ्रॉम हाइट कैन बी यूज टू डू वर्क लाइक टर्निंग अ व्हील. सो फॉलिंग जो वाटर होता है फ्रॉम द हाइट, वो वर्क उसका हम लोग यूज़ करते हैं टर्निंग ऑफ व्हील, व्हील को घुमाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं. Next topic is expressions for the gravitational potentials energy. When a stone or water is lifted from the ground to a height, जब कोई stone या फिर water को हम लोग lifted करते हैं ground से height तक, तो उसमें work done होता है force of gravity के against. This work is stored in a stone, और वो work उस stone या फिर water पर already store होता है in a form of gravitational potentials energy के form पर store होता है. So gravitational potential energy का definitions है, the gravitational potential energy of a body at a height above the ground is measured by the amount of work done in moving it up to the height against the force of gravity acting on the body. जो gravitational potential energy होता है उस body का at a height तक above the ground, जो कि ground के above होता है, उसको हम लोग मेज़र करते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन वो किया है मूविंग इट अप, उस बॉडी को मूव करने के लिए अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट पर. लेट अ बॉडी ऑफ मास m kg बी मूव फ्रॉम द ग्राउंड टू अ हाइट ऑफ h m. यहाँ पे एक एग्जांपल किया गया है जो कि वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है. फोर्स नीडेड F, फोर्स इज इक्वल टू mg इंटू h, डिस्टेंस मूव d इज इक्वल टू h m. सो वर्क डन हो गया फोर्स इंटू डिस्टेंस मूव से, फोर्स हो गया mg, डिस्टेंस हो गया h जूल. दिस वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज स्टोर इन ए बॉडी एट हाइट h इन ए फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या फिर PE या फिर U हो गया mgh. द ऐसा यूनिट्स और पोटेंशियल एनर्जी इस जूल, जो ऐसा यूनिट्स होता है पोटेंशियल एनर्जी का वो होता है जूल. थस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इन द रेस्ट पोजिशंस डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग टू फैक्टर. जो ऐसा यूनिट्स होते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी का, वो टू फैक्टर्स पर डिपेंड करता है. फर्स्ट वन इज़ द मास ऑफ द बॉडी एंड सेकेंड वन इज़ द हाइट अबव द ग्राउंड. ग्रेटर द मास ऑफ द बॉडी ग्रेटर इज़ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी. जितना ज़्यादा मास होगा उस बॉडी का, उतना ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगा उस बॉडी का. हायर द हाइट ऑफ द बॉडी, जितना ज़्यादा हायर होगा उस बॉडी का हाइट, ग्रेटर द पोटेंशियल एनर्जी, उतना ही ज़्यादा उसमें पोटेंशियल एनर्जी होता है. नेक्स्ट टॉपिक इज काइनेटिक एनर्जी, जिसका सिंबल होता है के या फिर के. द एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज मोशंस इज कॉल्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी. जो भी एनर्जी ऑफ द बॉडी मोशंस की पोजीशंस में है उसको हम लोग कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम लोग डिफाइन करते हैं. काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय इट ड्यू टू इट्स स्टेट्स ऑफ मोशंस. तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? एनर्जी पोजेस करता है ड्यू टू इट्स स्टेट्स ऑफ मोशंस की वजह से. फॉर एग्जाम्पल, शोइंग that a fast moving stone has a capacity of breaking a window pane when it strike the pane. तो एक फास्ट मूविंग स्टोन जो होता है उसका कैपेसिटी होता है कि वो एक विंडो पैन को तोड़ सके जब वो उस पैन पे स्ट्राइक करेगा. थर्स द फास्ट मूविंग स्टोन्स हैज़ काइनेटिक एनर्जी. इसीलिए जो फास्ट मूविंग स्टोन होता है उसमें काइनेटिक एनर्जी स्टोर रहता है. सेकेंड एग्जाम्पल, ए फॉलिंग हैमर्स. ए फॉलिंग हैमर्स में भी काइनेटिक एनर्जी होता है क्योंकि उसकी वजह से थस द मूविंग हैमर हैज़ काइनेटिक एनर्जी एंड इट्स डर्स, क्योंकि वो उस नेल को वुडन पर फिक्स करने पर मदद करता है. जो बुलेट होता है, बुलेट फायर फ्रॉम द गन्स, उसमें भी काइनेटिक एनर्जी पोजेस रहता है. If a body initially at rest is made to move, work is done on the body and the body is motions is said to possess kinetic energy. अगर कोई बॉडी रेस्ट पोजीशंस में है और वो रेस्ट से मूव होकर मोशंस में आ गया तो उसमें हम लोग कहते हैं कि बॉडी पर काइनेटिक एनर्जी है. द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी विल बी इक्वल टू द वर्क डन ऑन द बॉडी. जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो ऑलरेडी इक्वल होता है वर्क डन ऑन द बॉडी के.
फैक्टर अफेक्टिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, क्या क्या फैक्टर है जो कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी पर अफेक्ट करते हैं? तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी डिपेंड ऑन द फॉलोइंग टू फैक्टर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी 2 फैक्टर पर डिपेंड होता है। फर्स्ट फैक्टर इज द मास ऑफ द बॉडी, जितना ज़्यादा मास होगा हायर इज द काइनेटिक एनर्जी, उतना ही ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा। सेकेंड फैक्टर इज द स्पीड ऑफ द बॉडी, मोर द स्पीड, जितना ज़्यादा स्पीड होगा बॉडी का उतना ही ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा उस बॉडी का। एक्सप्रेशंस फॉर द काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशंस है 1/2 mv²। सो यूनिट होता है काइनेटिक एनर्जी का, वो होता है जूल। द डिपेंडेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑन, ये ऑलरेडी एक एक्टिविटी है जो कि इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, इट इज़ एनर्जी पोसेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स स्टेट्स ऑफ रेस्ट और पोजीशंस। ये एनर्जी तब पोसेस होता है जब कोई बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर पोजीशंस पे है, तब पोटेंशियल एनर्जी होता है। काइनेटिक एनर्जी, इट इज़ एनर्जी पोसेस बाय बॉडी ड्यू टू इट्स स्टेट्स ऑफ मोशंस। काइनेटिक एनर्जी तब पोसेस होता है जब उसमें स्टेट्स ऑफ मोशंस में रहता है। इट इज़ अ वर्क डन ऑन द बॉडी टू ब्रिंग इट टू द स्टेट्स ऑफ रेस्ट और पोजिशंस। ये वर्क डन होता है बॉडी पर ताकि वो हम लोग रेस्ट से पोजिशंस पर आता है। इट इज़ इक्वल टू द वर्क, और ये काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? वर्क के इक्वल होता है डन इन मूविंग द बॉडी इनिशियल फ्रॉम रेस्ट, ताकि वो वर्क डन करता है फ्रॉम इनिशियल टू रेस्ट पर आने के लिए। इट कैन चेंज ओनली इन अ फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म पर ही चेंज होता है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी चेंज होता है फॉर्म ऑफ एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी पर, हीट एनर्जी पर या फिर लाइट एनर्जी पर चेंज कर सकते हैं। कन्वर्जन्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी, कुछ कन्वर्जन्स होते हैं जिसके हम लोग पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी पर चेंज कर सकते हैं। द पोटेंशियल एनर्जी चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट इज़ पुट टू यूज। सो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाता है काइनेटिक एनर्जी पर जब हम लोग उसको यूज़ करते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शंस, और ये इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शंस पर होता है। द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी रिमेन कॉन्स्टेंट एट ईच इंस्टेंट। सो जब फ्रिक्शंस नहीं होता है तब पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का जो सम होता है वो कांस्टेंट होता है, जिसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। फॉर एग्जांपल, स्टोन एट अ हाइट हैज़ द पोटेंशियल एनर्जी, जो स्टोन होता है एक हाइट पर उसमें भी एक पोटेंशियल एनर्जी होता है। जब हम उस स्टोन को ऊपर से नीचे की ओर गिराते हैं तब उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल, पोटेंशियल एनर्जी पोसेस्ड बाय द स्टोन एट अ हाइट चेंज इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट इज़ फॉल। जो पोटेंशियल एनर्जी होते हैं जो एक स्टोन पर ऑलरेडी प्रेजेंट होता है हाइट पर, उसको जब हम लोग गिराते हैं ऊपर से नीचे की ओर तो उसमें काइनेटिक एनर्जी पोसेस करता है। थर्ड इज वुंड अप वॉच। जो वुंड अप वॉच होता है उसमें भी ऑलरेडी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर रहता है। जब हम लोग उसको यूज़ करते हैं तब उसमें काइनेटिक एनर्जी पर चेंज हो जाता है। एक स्ट्रेच बो पर भी ऑलरेडी पोटेंशियल एनर्जी यूज़ रहता है। जब हम लोग उसको स्ट्रेच करते हैं तब वो पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी पर चेंज हो जाता है। एक कंप्रेस स्प्रिंग्स पर भी पोटेंशियल एनर्जी ऑलरेडी स्टोर होता है। जब हम लोग उसको रिलीज़ करते हैं तब उसमें पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी पर चेंज हो जाता है। सेकेंड 6 इज़ फॉलिंग बॉल। जब कोई बॉल ऊपर से नीचे की ओर फॉल हो रहा है तब उसमें पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी पर वो भी चेंज हो रहा होता है। और जब वो ग्राउंड पर टच हो जाता है तब वो फिर से पोटेंशियल एनर्जी पर आ जाता है। 7th इज़ प्रोडक्शंस ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। जब वाटर ऑलरेडी स्टोर होता है डैम पर तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है। जब वाटर रिलीज़ किया जाता है उस डैम से और वो टर्बाइन को मूव करता है उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाता है। तो कन्वर्जन पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी पर चेंज होता है फॉलिंग ऑफ डैम पर। नेक्स्ट इज स्विंगिंग पेंडुलम पर भी पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी होता है। जब स्विंगिंग पेंडुलम पोजीशंस ए में होता है तब उसमें काइनेटिक एनर्जी होता है। जब वो ए से जब रिलीज़ करके बी पर जाता है तब वो काइनेटिक एनर्जी पर चेंज होता है और बी पे आके फिर से वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है। फिर बी से रिलीज़ होकर ए पर आता है तब वो काइनेटिक एनर्जी पर आता है। उसके बाद ए पर फिर से वो पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है। फिर ए से फिर सी पे जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी सी पे होता है और जाते टाइम वो काइनेटिक एनर्जी पर होता है। हेयर फ्रिक्शन ड्यू टू एयर हैज़ नेगलेक्टेड। यहाँ पे फ्रिक्शंस को हम लोग नेगलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज रोलर कोस्टर जब वो रेस्ट पोजीशंस में होता है तब वो पोटेंशियल एनर्जी पर होता है। जब वो रोलर कोस्टर यूज़ किया जाता है तब वो
काइनेटिक एनर्जी पर चेंज हो जाता है। टॉपिक इज डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी का डिफरेंट फॉर्म होता है। फॉर एग्जाम्पल सोलर एनर्जी होता है, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी एंड न्यूक्लियर एनर्जी। ये कुछ फॉर्म होता है एनर्जी का। वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर यूजफुल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। सो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम लोग कन्वर्ट करते हैं अदर यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी के लिए। नाउ वी शैल स्टडी सम एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अदर इन आवर डेली लाइफ। सो हमारे डेली लाइफ में भी हम लोग वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को कन्वर्ट करके अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी पर यूज़ करते हैं। सब एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ एनर्जी, कुछ एग्जाम्पल है ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ एनर्जी का, जैसे कि मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जब वाटर स्टोर होता है डैम पर तो उसमें मैकेनिकल एनर्जी होता है, और जब वो वाटर को रिलीज़ किया जाता है और टरबाइन मूव होता है तब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक जनरेट होता है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। तो जैसे कि एग्जांपल है इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर पर ऑलरेडी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होते हैं। जब उसको हम लोग यूज़ करते हैं करंट पास करके उसका कॉइल फ्रीली जब मूव करते हैं तब वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करके टर्क पर मैग्नेटिक फील्ड एक्ट करते हैं, उसके बाद मैकेनिकल एनर्जी पर वो कन्वर्ट हो जाते हैं। थर्ड इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम लोग हीट एनर्जी पर कन्वर्ट करते हैं। उसका एग्जांपल है हीटर या फिर ओवन का। जब हम लोग यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह उसके बाद हम लोगों को हीट एनर्जी मिलता है। फोर्थ इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू साउंड एनर्जी। जैसे कि लाउड स्पीकर पर जब हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज़ करते हैं तब उसमें साउंड एनर्जी हमें रिसीव होता है। फिफ्थ इज़ साउंड एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जब हम लोग साउंड एनर्जी को माइक्रोफोन पर जब हम लोग साउंड को यूज़ करते हैं तो वो कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिक एनर्जी पर। सिक्स्थ इज़ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी जैसे कि सन, जब द लाइट एनर्जी फॉर्म ऑफ द सन इज़ एब्जॉर्ब बाय ग्रीन प्लांट। जब ग्रीन प्लांट लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है सन से तो वो कन्वर्ट करके केमिकल एनर्जी यूज़ बना देता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसको हम लोग फोटोसिंथेसिस का भी प्रोसेस कहते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी। जब हम लोग इलेक्ट्रिक बल्ब का यूज़ करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, जिसकी वजह से लाइट ग्लो करता है और हमें लाइट एनर्जी प्रोवाइड होता है। लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स, तो उसमें क्या होता है कि लाइट एनर्जी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलता है। नेक्स्ट इज़ हीट एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। स्टीम्स इंजन एक एग्जांपल है जिसको हम लोग हीट एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी पर कन्वर्ट करते हैं। मैकेनिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी। जब वाटर फॉल होता है हाइट से तो उसमें क्या होता है कि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर रहता है, और जब वो हाइट से नीचे की ओर आता है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी पर चेंज हो जाता है जब वो वाटर फॉल होता है। जैसे वो ग्राउंड पर स्ट्राइक करता है वाटर तो पोटेंशियल एनर्जी और बॉटम द पार्ट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वाटर चेंज इनटू हीट एनर्जी। और जो वाटर जैसे ग्राउंड पर टच करता है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाता है हीट एनर्जी पर ड्यू टू द टेम्परेचर ऑफ द वाटर राइज, क्योंकि जो टेम्परेचर होता है वाटर का वो थोड़ा सा उसमें राइज हो जाता है। दिस मूविंग पार्ट ऑफ द मैकेनिकल मशीन्स गेट हीटेड ड्यू टू फ्रिक्शंस। और इसी मूविंग पार्ट ऑफ द मशीन्स की वजह से हीट हो जाता है फ्रिक्शंस, ड्यू टू फ्रिक्शंस की वजह से। थर्ड द पार्ट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ऑल्सो चेंज इनटू हीट एनर्जी। इसीलिए मैकेनिकल एनर्जी भी चेंज हो जाता है हीट एनर्जी पर। नेक्स्ट टॉपिक इज पावर। द पावर ऑफ द बॉडी इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय द बॉडी। जो पावर होता है बॉडी का वो डिफाइन करता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, कितना वो काम किया है बॉडी के द्वारा। बॉडी परफॉर्म ए वर्क W। अगर कोई बॉडी W वर्क कर रहा है टाइम T इतना टाइम पर, तो पावर क्या होगा, पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय द बॉडी बाय टाइम टेकन से। सो नोट द सिंबल P इज ऑल्सो यूज फॉर रिप्रेजेंट प्रेशर्स। तो पी का भी हम लोग यूज़ करते हैं प्रेशर्स के लिए, बट प्रेशर्स एंड पावर्स आर डिफरेंट क्वांटिटी। लेकिन प्रेशर्स और पावर क्या है, दोनों ही अलग अलग क्वांटिटीज़ हैं। डिफरेंट पोजिशंस में टेक डिफरेंट टाइम टू डू सेम वर्क। अलग अलग इंसान अलग अलग टाइम ले सकता है सेम वर्क को करने के लिए। सो पावर एंड एनर्जी आर रिलेटेड टू ईच अदर। इसीलिए पावर और एनर्जी एक दूसरे से रिलेटेड है। इन द सोर्स ऑफ पावर P इज़ यूज फॉर टाइम T, द एनर्जी स्पेंट और वर्क डन। सो वर्क डन क्या होगा, P इंटू T। थर्स व्हेन अ बॉडी डज वर्क और स्पेंड एनर्जी। जब कोई भी बॉडी वर्क डन कर रहा है या फिर अपना एनर्जी स्पेंड कर रहा है तो वो ऑफ्टन कम अक्रॉस द टर्म पावर। जो हम लोग उसमें कहते हैं कि उसमें पावर का यूज़ किया जा रहा है।
स्पेंड द बॉडी, जो कि बॉडी स्पेंड कर रहा है। ऑल इलेक्ट्रिकल अप्लायंस आर रेटेड विद देयर पावर, जितना भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होता है उसमें भी पावर का यूज़ किया जाता है। व्हेन एन अप्लायंस इज इन यूज द इलेक्ट्रिकल पावर स्पेंड इन is given by the product of its power and time for which it has been used. So we pay cost of this electric energy consumed. For example, LED बल्ब जो होता है उसमें भी ऑलरेडी कितना पावर का हम लोग यूज़ करते हैं उसमें लिखा हुआ रहता है। यूनिट ऑफ पावर, पावर का यूनिट क्या होता है, वो ऐसा यूनिट से पावर जूल, ऐसा यूनिट जो वर्क होता है वो होता है जूल, ऐसा यूनिट ऑफ टाइम हो गया सेकेंड्स, ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज इक्वल टू जूल पर सेकेंड होता है। सो द यूनिट जूल पर सेकेंड हैज़ बीन नेम्ड एज वाट, जो यूनिट पर सेकेंड होता है जिसको हम लोग वाट भी कहते हैं, जूल पर सेकेंड को हम लोग वाट भी कहते हैं, आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट जेम्स पर्सकॉट वाट के नाम पर रखा गया है। द बिगर यूनिट ऑफ पावर, जो बिगर यूनिट होता है पावर का उसको हम लोग कहते हैं किलोवाट एंड मेगावाट, जबकि 1 किलोवाट होता है 1000 वाट एंड 1 मेगावाट होता है 10⁶ वाट। फैक्टर अफेक्टिंग द पावर ऑफ ए सोर्स, कुछ फैक्टर होते हैं जो कि पावर ऑफ द सोर्स को अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि फर्स्ट फैक्टर है द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सोर्स, एंड फर्स्ट है अमाउंट ऑफ वर्क डन, कितना वर्क डन किया है बाय द सोर्स, एंड द टाइम टेकन बाय द सोर्स टू डू द सेड वर्क्स, तो कितना टाइम लिया है वर्क करने के लिए। एग्जाम्पल ये ऑलरेडी आप कर सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन work and powers, so work done by a force is equal to the product of the force and distance moves in a directions of force। जो work done क्या होता है वो ऑलरेडी इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्टेंस के प्रोडक्ट पर से इक्वल होता है। पावर इज अ पावर ऑफ अ सोर्स इज अ रेट ऑफ डूइंग वर्क, पावर क्या है, सोर्स ऑफ रेट ऑफ डूइंग वर्क, इसको हम लोग पावर कहते हैं। वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, वर्क डन क्या होता है टाइम पर डिपेंड नहीं करता है। पावर स्पेंड डिपेंड ऑन द टाइम, पावर जो होता है वो टाइम पर डिपेंड करते हैं। ऐसा होता है वर्क का ऐसा होता है जूल और पावर का होता है वाट। डिफरेंस बिटवीन एनर्जी एंड पावर, एनर्जी क्या है कैपेसिटी टू डू वर्क, पावर क्या है रेट एट विच एनर्जी इज सप्लाइड। एनर्जी टाइम पर डिपेंड नहीं होता है जबकि पावर टाइम पर डिपेंड होता है। ऐसा यूनिट्स ऑफ एनर्जी इज जूल एंड ऐसा यूनिट्स ऑफ पावर इज वाट। नेक्स्ट इज सॉल्व एग्जाम्पल, जो कि ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। So if you like this lesson, do like, share and subscribe to watch the next chapter. Thank you.